महत्वाकांक्षाओं पे विराम लगाना। हाँ, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। क्या दोगे 82 साल की उम्र में महत्वाकांक्षा मेरे आपसे जूनियर है, वो गवर्नर बन गए। को? तो बाद में मेरे सीनियर घर भी तो बैठे हैं कहीं। क्या बात है। एम आई द ओनली सोल कॉन्ट्रैक्टर? भारतीय जनता पार्टी में छोड़ी नहीं, मुझे निकाला गया था। मायावती कुर्सी पर बैठती थी और जमीन पर लोग बैठते थे, इसलिए मैं नहीं रह पाया। वहाँ हनुमान और राम को गालियां दी गई, इसलिए मैं नहीं रह पाया। मैंने कभी हटने के बाद में शिकायत नहीं की। गहलोत से नहीं बनी। जिसका विगत बढ़िया होता है वो भविष्य की चिंता नहीं करता। क्या जिम्मेदारी देंगे पूछो आप मोदी जी को। मैं सिपाही नहीं हूँ तो मैं आर्मी में भी जाने को तैयार हूँ। इससे ज्यादा क्या चाहते हो सैक्रिफाइस? जो संघ और मोदी के संबंधों को लेकर बातचीत चल रही है, संघ का समर्थक एक खेमा और मोदी का विरोधी एक खेमा। पार्टी में हर एक के पसंद नापसंदगी होती है। संघ इज द रियल पावर बिहाइंड भारतीय जनता पार्टी। ये क्यों ना माना जाए कि एक तरह से डैमेज कंट्रोल की प्रैक्टिस? ये क्यों न माना जाए कि कृतज्ञ है नरेंद्र मोदी? एक संघ प्रचारक को राष्ट्रपति बनाकर संघ के गले में विजय माला डाल दी। मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। उमा भारती संघ से पैदा नहीं हुई थी, अटल बिहारी संघ से पैदा नहीं हुए थे। धारा 370 को लेकर जो खुशी का माहौल था, क्या अभी वहां पे वो स्थिति उस रूप में आप देख पा रहे हैं? मैं दावे से कहता हूँ, तगड़ा आदमी हो तो ये 5 साल में 10 लाख पर गैर मुस्लिम आबादी वहाँ बढ़ाई जा सकती है। युद्ध के अंदर सिंदूर की मैं भयंकर प्रशंसा करता हूँ। मैं आज भी कश्मीर की नीति को बहुत ज्यादा सफल नीति नहीं मानता। हंसते हंसते 10 लाख 5 साल में 10 लाख गैर मुस्लिम आबादी बसा दूंगा मैं वहाँ, और उसमें मुसलमान बोलेगा नहीं, शिकायत नहीं करेगा, बड़े प्यार से बस जाएंगे। अभी देखो ना हिम्मत, वो ट्रम्प हाई जंप इंटू लॉन्ग जंप इज ट्रम्प क्या कर रहा है वो? क्या आप रूस से तेल क्यों नहीं खरीद सकते? मेरी भूख लगी है, मुझे जो चीज जची की मैं खाऊंगा। इसने कहते कि मैंने समझौता करा दिया तो तुम क्या दलाल हो गया? इतना समझौता हो गया। अब ट्रम्प जी कहते मुझ के ताप देगा कि मैंने किया। मैं कोई मोदी जी का रिश्तेदार नहीं हूँ। पर क्या नहीं किया मोदी ने? इंदिरा ने जब बांग्लादेश बनाया तो प्रशंसा नहीं की। जवाहरलाल ने राष्ट्र का निर्माण करने में मदद की तो हमने प्रशंसा नहीं की। अटल जी ने सड़क क्रांति की तो हमने प्रशंसा नहीं। सैम पित्रोदा मोबाइल क्रांति लाया तो हमने प्रशंसा। हर एक की प्रशंसा करते हैं। क्या तो हे प्रभु, इस आदमी को 10 साल और प्राइम मिनिस्टर रखो, इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। क्या जल्द कोई पूरा मंत्रिमंडल में फेरबदल परिवर्तन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ट्रायल के बाद में अगर कोई आदमी साबित नहीं होते हैं तो हटने चाहिए। वो उनको मालूम ही नहीं कि मुख्यमंत्री का नाम क्या है। किरोड़ीलाल मीणा का नाम हर कोई जानता है और गरीबों का मसीहा है। अगर इसको अब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे और परिवर्तन करे पॉजिटिव, तो क्या बुरा है? किरोड़ीलाल मीणा को जो उनका डिजर्विंग जो उनकी पोजीशन थी, क्या वो अभी तक मिली है? कईयों को डिजर्व नहीं मिलती है, कईयों को मिल जाती है। उनके व्यक्तित्व और उनकी अस्मिता और उनकी इज्जत के हिसाब से उनके स्तर की जगह नहीं मिली है, मिलनी चाहिए। मनवांछित परिणाम किरोड़ी जी को उस रूप में नहीं मिले और पार्टी के अंदर ही भितराघात की बातें सामने आई। पार्टी के अंदर के भितराघात की जिम्मेदारी पार्टी पर है, किरोड़ी पर कैसे है? 2300 वोट से हारना कोई हार है क्या? जिस दौसा शहर में आज तक भाजपा नहीं हारी, इस बार क्यों हारे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आरोप लगाना मेरा अधिकार नहीं है। आरोप में लगाता नहीं हूँ और सच्चाई छुपाता नहीं हूँ। उनके समर्थक तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के पद से उसका कद ज्यादा बड़ा है। पद से कद बड़ा होता है तो किरोड़ीलाल मीणा का कद तो पद से बड़ा ही रहेगा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से निकलना, ये गाते गाते निकलना पड़ता है। पहाड़ियां बनाता ना मुख्यमंत्री, 15 महीने में भागना पड़ा ना। और जो पद पर आ गए और रह गए उनका नाम अक्षुण्ण है। आप अशोक गहलोत का नाम नहीं ले रहे, 3 बार मुख्यमंत्री। वो क्लास नहीं है कोई। वसुंधरा जी का नाम नहीं। वसुंधरा की तो मैं उनका वो ही एक ऐसी औरत है जिसको मैं अपने से वरिष्ठ मानता हूँ। 25,000 लोगों में राखी बांधकर मुझे बड़ा भाई किया था। अब आपने अशोक गहलोत मेरा कार्यकर्ता हुआ करता था, हमारे नहीं बैठी संबंध, तो 40 साल तक हम नहीं मिले। कि 15 साल तक राजस्थान का दुर्भाग्य था कि गहलोत जैसा आदमी मुख्यमंत्री बन के रह गया। युवा नेता कहीं तैयार हुए हैं मीणा समाज के, नरेश मीणा और तमाम लोग। भीष्म पितामह और अर्जुन के करने से भी मनु तैयार नहीं हुआ था। मीणा समाज में किरोड़ीलाल मीणा जी ने कोई नई खेप है वो तैयार नहीं की। आदमी स्वयं तैयार होता है, किसी के करने से तैयार नहीं होता है। जो पावे संतोष धन सब धन दूध समान। इन नेताओं को चाहिए कि पैदा करें अपनी औकात। किया ना, रविंद्र जीता है ना चुनाव, नरेश का प्रचार हुआ है ना इतना। कुछ सिपाहियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। सच्चाई कहना भी कई बार अनुशासनहीनता बन जाता है। कि चंद्रराज सिंह के लिए कोई शायद नई भूमिका लिखी जा रही है। सरस्वती ने जो भूमिका मुझे दी है उससे बड़ी भूमिका कोई दे नहीं सकता। मैं सरस्वती का पुत्र हूँ और सरस्वती को ही मैं सर्वोत्तम मानता हूँ। जहाँ तक संघर्ष है वो मैंने महादेव से सीखा है कि जे पावे संतोष धन सब धन दूध समान। इसलिए मैं राजनीति को मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं मानता। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, मीडिया के अंदर कयासबाजी और सूत्रों के हवाले से खबर तो लगातार चलती हैं, लेकिन
हमारे साथ में वो शख्सियत है जो आज से नहीं बल्कि 50-60 सालों से राजस्थान की राजनीति को लेकर प्रेडिक्शन है वो करते रहे हैं। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। कहीं तो वो तार जोड़ते हैं, कहीं है वो परिस्थितियों का आकलन करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करते हुए वो सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार क्या कुछ दावा है राजस्थान की राजनीति को लेकर, देश की राजनीति को लेकर? क्या कुछ कह रहे हैं आरएसएस की भूमिका को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर? राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल, वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल, जितने राजस्थान के किरदार हैं, हर एक के लिए उनके पास में उनका एक एनालिसिस है, उनका एक प्रेडिक्शन है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन प्रासंगिक मुद्दों पर जो इस वक्त राजस्थान और देश की राजनीति में छाए हुए हैं। स्वागत कीजिए, हमारे साथ में हैं चंद्रराज सिंघवी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रराज जी, मैंने कहा कि आपको राजनीति के चाणक्य कहा जाता है। इस उपमा को आप किस तरह से लेते हैं? ये लोगों की परिभाषा है, मेरी नहीं है। लोग समझते हो तो कहते होंगे। कुछ घटनाएं जो मैं कहता हूँ वैसी हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कारण होती है, पर होने वाली घटनाओं का आकलन मैं करता हूँ। इससे मैं इनकार नहीं करता। परिभाषा तो लोग किसी की कोई भी दे दे, मगर अगर मेरे को ये परिभाषा दी जाती है तो मैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उस परिभाषा में पूरा प्रयास करता हूँ, करता रहा हूँ और करता रहूँगा। आपने अभी चर्चा में कहा था कि जो संघ और मोदी के संबंधों को लेकर बातचीत चल रही है और अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। किस मायने? बहुत पहले नहीं, काफ़ी अरसे से संघ का समर्थक एक खेमा और मोदी का विरोधी एक खेमा। पार्टी में हर एक के पसंद नापसंदगी होती है। ये प्रचार अब कांग्रेस हवा दे रही थी कि बस अब तो मोदी जी और संघ के बीच डिफरेंस है। कहाँ डिफरेंस है? ये कांग्रेस वालों ने इसको प्रचार किया, प्रेस ने इसको हवा दी, कुछ भाजपा के लोगों ने भी इसको हवा दी। मैं नाम नहीं लेता, आप भी जानते हो इस बात को। बहुत दिनों से चल रहा था कि अब भाजपा की समस्या है कि भागवत जी और मोदी जी के बीच संबंधों में कड़वाहट है। आपने भी सुना होगा। असलियत यह थी नहीं, और मैं हमेशा मजाक करता था, मैं हो ही नहीं सकता कि ये डिफरेंस हो, क्योंकि संघ की संतान भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की संतान संघ नहीं है, और संघ है तो भाजपा है। संघ इज द रियल पावर बिहाइंड भारतीय जनता पार्टी। और 15 अगस्त के नरेंद्र मोदी के भाषण ने जिस प्रकार से संघ के इतिहास से लेकर के वर्तमान इसी तक उसकी प्रशस्ति के गीत गाए हैं, और उसके बाद एक संघ के प्रचारक को उपराष्ट्रपति बनाया है, इन सब हवाओं को उड़ा दिया, इन अफवाहों को धूमिल कर दिया, इन अफवाहों को झूठा बता दिया, और साबित हो गई कि संघ और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक है, पर्यायवाची है और एक दूसरे के समर्थक है। ये बहुत अच्छी खबर है इस देश के लिए, भाजपा के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, सैनिकों के लिए और देशभक्ति के लिए। इन दो घटनाओं के बाद अब आज कोई कहने की हिम्मत नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन एक हफ्ते में आया है। लेकिन ये एक हफ्ते में इस तरह का पॉलिटिकल मैसेज देने की ज़रूरत भी तो पड़ी। आपको नहीं लगता 15 अगस्त पे ये तो सभी को पता था कि आरएसएस के प्रचारक रहे हुए हैं मोदी जी, तो फिर मंच पे 15 अगस्त का ये मौका और जिस रूप में उन्होंने संघ को लेकर बात कही है, ये क्यों ना माना जाए कि एक तरह से डैमेज कंट्रोल की प्रैक्टिस? ये क्यों ना माना जाए कि कृतज्ञ है नरेंद्र मोदी? कृतज्ञता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। श्री कृष्ण ने कहा है, अपने संघ के प्रति अपनी कृतज्ञता का इजहार करना पहले भी करना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ डिले हो गया, मैं कर दिया ना। और संघ के तत्वों के प्रति, संघ के सिद्धांतों के प्रति अपनी कृतज्ञता का इजहार करना, ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य था। दोनों कर्तव्य पूरे हुए। लोग क्या एनालिसिस करें, अगर नहीं करते तो लोग कहते देखिए साहब अवहेलना कर दी, थोड़ा बहुत भी अगर टॉन्ट मार देते तो देखिए साहब विरोध बढ़ गया। उन्होंने इस गलतफहमी को इसलिए करना जरूरी था, ये गलतफहमी परिपक्व होती जा रही थी, इसको जड़ से उखाड़ कर उच्छेदित कर दिया नरेंद्र मोदी ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी अकल से और अपनी वाक चतुरी से। और उसके बाद एक संघ प्रचारक को उपराष्ट्रपति बनाकर संघ के गले में विजय माला डाल दी। मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। नहीं, आप मोदी जी को इतना कह रहे हैं कि उन्होंने ये किया, संघ किया, तमाम चीज़ें, और एक तरह से आप उनके सबसे बड़े प्रशंसक मुरीद की भूमिका है, लेकिन कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर
जो खुशी का माहौल था, क्या अभी वहां पे वो स्थिति उस रूप में आप देख पा रहे हैं? नहीं, कश्मीर की 370 धारा को हटाने का एक महान निर्णय था, मगर बाद में फॉलो नहीं कर पाई। वहाँ के गवर्नर भी फेल हुए। अगर मोदी जी चाहते और तगड़े आदमी को राज्यपाल बना कर कहते गो अहेड, तो ये 370 धारा हटने के बाद वहाँ हिंदुओं की संख्या कुछ तो बढ़ती। मैं दावे से कहता हूँ तगड़ा आदमी हो तो ये 5 साल में 10 लाख पर गैर मुस्लिम आबादी वहाँ बढ़ाई जा सकती है, बड़े आराम से बढ़ सकती है। इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? तो मैंने इस विषय पर मोदी जी की प्रशंसा नहीं की है। 370 धारा हटाने पर मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, सेना के सम्मान पर करता हूँ, युद्ध के अंदर सिंदूर के लिए मैं भयंकर प्रशंसा करता हूँ। सारे काम मोदी जी के पॉजिटिव हैं, मगर मुझे कोई आपको कश्मीर की नीति, मैं आज भी कश्मीर की नीति को बहुत ज़्यादा सफल नीति नहीं मानता। तो चंद्रा जी को जम्मू कश्मीर राजभवन क्यों नहीं भेजा है? आप कहिए ना उसे, हंसते हंसते 10 लाख 5 साल में 10 लाख गैर मुस्लिम आबादी बसा दूंगा मैं वहाँ, और उसमें मुसलमान बोलेगा नहीं, शिकायत नहीं करेगा, बड़े प्यार से बस जाएंगे। अगर आज 180 कंट्रीज़ को सबको गायब अपने गेस्ट हाउस बनाओ, जमीन हम फ्री देते हो तो आपका पैसा बच जाएगा, और 100 आदमी एम्प्लॉय को तो 18,000 फैमिली, 1 लाख की पॉपुलेशन बच जाएगी। ऐसी बड़े घरों को दे दो ज़मीनें, अपने अपने गेस्ट हाउसेज बनाओ। हर कोई चाहेगा कि मेरे ऑफिसर्स कश्मीर जा करके रह गए हैं, तो 200-300 ऐसे गेस्ट हाउस बने, 500-700 गेस्ट हाउस। ऐसे शिकायत भी नहीं है, क्योंकि जो गेस्ट हाउस बनेगा वो एम्प्लॉयमेंट देगा, तो लोकल मुसलमानों को भी तो फ़ायदा होगा, कश्मीरियों को भी तो फ़ायदा होगा। किसी ने इस विषय पर सोचा ही नहीं। मोदी जी ने सब सोचा, विश्व युद्ध के बारे में सोच लिया, पाकिस्तान की ताकत के बारे में सोच लिया। अभी देखो ना हिम्मत, वो ट्रंप, हाई जंप इंटू लॉन्ग जंप इज ट्रंप, क्या कर रहा है वो? क्या आप रूस से तेल क्यों नहीं खरीद सकते? मेरी भूख लगी है, मुझे जो चीज़ जचेगी मैं खाऊंगा, जहाँ से मिलेगी मैं लाऊंगा। मोदी जी, योर ग्रेट डिसीजन है कि आपने ट्रंप जैसे आदमी का इतना महत्व नहीं दिया। इसने कह दिया कि मैंने समझौता करा दिया, तो तुम क्या दलाल हो गया? क्या क्या समझौता करा दिया? समझौता किया मोदी ने सोच समझकर, और मुसलमान पाकिस्तान ने सोच समझकर। दोनों कंट्रीज को लगा कि युद्ध की विशिका आगे जाकर के एटॉमिक वार तक हो सकती है, इतना समझौता हो गया। अब ट्रंप जी कहते हैं मुझ के ताब देगा कि मैंने किया, ये तो कोई बात नहीं हुई है। मोदी ने ट्रंप को अच्छा जवाब दिया। अभी भी मोदी की आर्थिक स्थिति पर अच्छा जवाब दिया है मोदी। आई एम वेरी हैप्पी कि मोदी जी किसी भी हालत में राष्ट्र के आत्मसम्मान और खुद के आत्मसम्मान को झुकने नहीं देते हैं, इसलिए मोदी जी की प्रशंसा करता हूँ मैं कोई मोदी जी का रिश्तेदार नहीं हूँ। पर क्या नहीं किया मोदी ने? इंदिरा ने जब बांग्लादेश बनाया तो प्रशंसा नहीं की, जवाहरलाल ने राष्ट्र का निर्माण करने में मदद की तो हमने प्रशंसा नहीं की, अटल जी ने सड़क क्रांति की तो हमने प्रशंसा नहीं की, सैम पित्रोदा मोबाइल क्रांति लाया तो हमने प्रशंसा, हर एक की प्रशंसा करते हैं। पर सर्वांगीण विकास, तन मन धन और व्यापार, शक्ति और सैन्य शक्ति, सारा काम 2400 हिस्सों पर एक नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर में एक है। बाकी तो सब प्रधानमंत्रियों ने कुछ न कुछ किया है। लाल बहादुर शास्त्री ने ईमानदारी के उदाहरण पेश किया। इसलिए मैं कहता हूँ हे प्रभु, इस आदमी को 10 साल और प्राइम मिनिस्टर रखो, इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। राजस्थान की राजनीति पे बात करेंगे। राजस्थान की राजनीति में एक कौतूहल है। दिल्ली लगातार नेताओं के दौरे हैं, आज भी दिल्ली के अंदर है, वो राजस्थान के नेता पहुंचे हैं। ये जो हलचल है वो क्या संकेत दे रही है? क्या जल्द कोई पूरा मंत्रिमंडल में फेरबदल, परिवर्तन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मंत्रिमंडल में तो परिवर्तन होना ही है और होगा ही, होना भी चाहिए। ट्रायल थी, सिपाहियों को ट्रायल पर लेकर के भेज दिया बॉर्डर पे, देखा ये सिपाहियों में कुछ परिवर्तन की जरूरत, तो वापस पलटेंगे नहीं। क्या बुराई है इसके अंदर? सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, संगठन में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छे आदमियों का ट्रायल के बाद में अगर कोई आदमी साबित नहीं होते हैं तो हटने चाहिए। अब इस पूरे मंत्रिमंडल में मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं गया था गुजरात, बड़े से बड़े लोगों से मेरी मित्रता है गुजरात में, जो अमित शाह के समकक्ष लोग हैं, वो उनको मालूम ही नहीं है कि मुख्यमंत्री का नाम क्या है। किरोड़ीलाल मीणा का नाम हर कोई जानता है। ये संघर्ष का सिपाही और गरीबों का मसीहा है। अगर इसको अब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे और परिवर्तन करे पॉजिटिव, तो क्या बुरा है? हम किसी की नेगेटिव बात नहीं करते, पॉजिटिव बात करते हैं। आप बताइए मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बड़े पत्रकार हो, एक भी मामला जनता के हित का, ईमानदारी का, भ्रष्टाचार के विरोध का, संघर्ष का, एक भी मामला किरोड़ीलाल के अलावा किसी मंत्री ने आज तक उठाया क्या? बोलिए आप, है तो मुझे उदाहरण दीजिए आप। नहीं, मुद्दा ये है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा
की राजनीति और उनका जो तौर तरीका है वो तो सब वाकिफ़ है एक तरह से पब्लिक लाइफ में। आ, मुद्दा यह है कि किरोड़ीलाल मीणा को जो उनका डिज़र्विंग जो उनकी पोजीशन थी, क्या वो अभी तक मिली है? और अगर नहीं मिली है तो अब क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्या उनको होना चाहिए? क्या डिमांड है आपकी? मिलनी चाहिए। कईयों को अनडिजर्व जगह मिल जाती है तो फिर उपराष्ट्रपति पद से हटना पड़ता है। कईयों को डिजर्व नहीं मिलती है, कईयों को मिल जाती है। किरोड़ीलाल जी मीणा के साथ में जनता ने न्याय किया। आज तक एक इशारे पर हजारों लोग आते हैं। जनता ने सम्मान दिया, हर इंटरव्यू की उनकी तारीफ होती है, हर कदम पर लोता कहती है। लेकिन अभी तक मैं जहाँ तक मानता हूँ उनके व्यक्तित्व और उनकी अस्मिता और उनकी इज्जत के हिसाब से उनके स्तर की जगह नहीं मिली है। मिलनी चाहिए। मुझे अगर कोई पूछेगा तो मैं निश्चित रूप से कहूँ मिलनी ही चाहिए। लेकिन कैसे मिलेगी जब पार्टी के अंदर हमने देखा लोकसभा चुनाव हुए, दौसा का उपचुनाव हुआ, दोनों में मनवांछित परिणाम किरोड़ी जी को उस रूप में नहीं मिले और पार्टी के अंदर ही भितराघात की बातें सामने आई। तो आपको लगता है पार्टी के अंदर के भितराघात की जिम्मेदारी पार्टी पर है, किरोड़ी पर कैसे है? 2300 वोट से हारना कोई हार है क्या? और क्यों हारे आपको मालूम नहीं है? जिस दौसा शहर में आज तक भाजपा नहीं हारी, इस बार क्यों हारे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? मैं ये आपका एनालिसिस आपका अधिकार है, ये मेरा अधिकार नहीं है। आरोप लगाना मेरा अधिकार नहीं है। आरोप मैं लगाता नहीं हूँ और सच्चाई छुपाता नहीं हूँ। मेरे भी जीवन का एक सिद्धांत है, सत्य बात कहनी ही चाहिए। सत्य बात नहीं कहे तो राजनीति में नहीं रहना चाहिए। 62 साल की मेरी राजनीति में आज तक मैंने कभी कोई झूठ बात नहीं की है। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि जो अगर भितराघात हुआ, विश्वासघात हुआ, उनके ऊपर उस रूप में एक्शन नहीं हुआ जो किरोड़ी लाल के समर्थक या आप जैसे उनके मित्र हैं वो चाह रहे थे, क्या वो काम हुआ? यह दोहरी गलती है। पहले तो हुआ भितराघात और फिर आप कहते हो उस पर एक्शन नहीं हुआ, ये तो दोहरी गलती है। दोहरी गलती है। सिंगल मिस्टेक कैसे है? ये डबल मिस्टेक है। नहीं, मैं आपको लगता है कि आपको नहीं लगता है क्या? नहीं, मैं आप हाँ हाँ मैं बिल्कुल। सवाल करता मेरे और आपके विचारों में तनिक भी मुझे अंतर नजर नहीं आ रहा है। हूं। मेरे विचार तो सवालों की शक्ल में है, आप और मेरे विचार उत्तर की शक्ल में है। अच्छा, ये बताइए कि किरोड़ीलाल मीणा के लिए आप क्या भूमिका देख रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थक तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात, कोई गलत बात नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री के पद से उसका कद ज़्यादा बड़ा है, मैं नहीं मानता। जब मेरा ये सिद्धांत है कि पद से कद बड़ा होता है तो किरोड़ीलाल मीणा का कद तो पद से बड़ा ही रहेगा। आप मुझे एक बात बताएं, मैं आप ही से कहना चाहता हूँ, बिना कद के किसी को पद मिल जाता है तो कोई स्थायी रहता है क्या? उसकी इज्जत होती है? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकलना, ये गाते गाते निकलना पड़ता है। पहाड़ियाँ बनाता ना मुख्यमंत्री, 15 महीने में भागना पड़ा ना। शिवचंद्र बना 2.5% वोट का मालिक, पता ही है उसका कहीं। और जो पद पर आ गए और रह गए उनका नाम अक्षुण्ण है। बहुत कम समय जयनारायण व्यास रहे मगर आज भी उनका याद आता है नाम। हरदेव जोशी का नाम याद आता है। अब यही है, अटल जी का नाम एज ए प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी का नाम एज ए प्राइम मिनिस्टर आता है ना यार। इन सब में आप अशोक गहलोत का नाम नहीं ले रहे, 3 बार वो मुख्यमंत्री। क्लास नहीं है कोई। वसुंधरा जी का नाम नहीं ले रहे। वसुंधरा की तो मैं उनका वो ही एक ऐसी औरत है जिसको मैं अपने से वरिष्ठ मानता हूँ। 25,000 लोगों में राखी बांधकर मुझे बड़ा भाई किया था। मैं भाई का कर्तव्य निभाता हूँ। आज तक 14 बरस में एक शब्द उनके कह रहा, वो निभाए ना निभाए बहन का कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य थोड़ी है ये। वसुंधरा जी लोकप्रिय हैं पर मुझे कोई आदमी में एक गुण नज़र आता है तो मैं उसकी बात करता हूँ, पर जिस आदमी को अवॉइड करता हूँ उसके अवगुण की बात मैं पब्लिक में नहीं करता हूँ। राखी तो अभी गई है, मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं झूठी प्रशंसा का आदी नहीं हूँ। वो उनसे मुलाकात नहीं हुई। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आत्मनिरीक्षण करने के बाद में आदमी को स्टेप लेना चाहिए, सोच समझने के बाद बोलना चाहिए। जो आदमी सोच समझ के बाद नहीं बोलता है उसकी बात पिट जाती है, लोगों में उसकी इज्जत नहीं रहती है। अब यहाँ पर आप जानते हो कौन कितना सोच के बोलता है, आपसे छुपा नहीं है। अब आपने अशोक गहलोत मेरा कार्यकर्ता हुआ करता था। हिज फादर वाज ए फ्रेंड ऑफ माइंड, बाबू लक्ष्मण सिंह। हमारे नहीं बैठी संबंध तो 40 साल तक हम नहीं मिले, मगर मैंने कभी उस पर व्यक्तिगत कैरेक्टर का आरोप आज तक नहीं लगाया। सरकार की अक्षमता तो लगाना मेरा कर्तव्य था। और मैं आज भी कहता हूँ कि दुर्भाग्य का काल था कि 15 साल तक राजस्थान का दुर्भाग्य था कि गहलोत जैसा आदमी मुख्यमंत्री बन के रह गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का कभी न हुआ था, न आगे कभी होगा। चलिए, आपके मित्र की राजनीति पे फिर आते हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। अभी युवा नेता कहीं तैयार हुए हैं मीणा समाज के, नरेश मीणा और तमाम लोग, वो गाए बगाए मंच से आरोप लगाते हैं कि किरोड़ीलाल जी ने दूसरी कम्युनिटी के अंदर जिस तरह से
नेताओं ने अपनी नई विरासत तैयार की, एक नई खेप तैयार की। मीणा समाज में केवड़लाल मीणा जी ने कोई नई खेप है वो तैयार नहीं की। जरूरत नहीं है, आदमी स्वयं तैयार होता है, किसी के करने से तैयार नहीं होता है। भीष्म पितामह और अर्जुन के करने से अभिमन्यु तैयार नहीं हुआ था। जनरल रोमेल आर्मी था, जनरल 21-22 साल की उम्र में हिटलर का किसी ने तैयार नहीं किया था। पीटरी यंगर 22 साल की उम्र में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, किसी ने तैयार नहीं किया था। आदमी स्वयं अपनी औकात और क्षमता से तैयार होता है, किसी करने से कोई तैयार नहीं होता है। करने से तैयार होता तो मैं तो कभी का हो गया होता। नाथुराम जी मिर्जा का मैं नंबर 1 था, हरदेव जोशी जी का मैं नंबर 1 था, नरसिम्हा राव का क्या होता तैयार होने से। जितनी मुझमें क्षमता थी ईश्वर ने दे दिया। और मैं एक बात को मानता हूँ, जो पावे संतोष धन सब धन दूध समान। इन नेताओं को चाहिए कि पैदा करें अपनी औकात। किया ना, रविंद्र जीता है ना चुनाव, क्यों कौन कहता नहीं कि नरेश का प्रचार हुआ है ना इतना, तो होता रहता है। किसी पर ये जिम्मेदारी नहीं कि उसने अपनी औलाद पैदा नहीं की, अपने समर्थक पैदा नहीं किए। समर्थक में खुद में दम होगा तो वो पैदा होगा। आपने कहा कि फेरबदल और तमाम चीज़ें हैं, वो एक सिपाही को भेजा जाता है परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म कैसा करता है उसको चेक किया जाता है। आपको लगता है कि कुछ सिपाहियों ने अच्छा परफॉर्म किया है, कम लोगों ने किया है? फेरबदल, मंत्रिमंडल, राजस्थान सरकार को लेकर जो परसेप्शन है उसको आप किस तरह से देखते हैं, आपकी नज़र से समझना? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, क्यों कह भी सकता हूँ, पर कहना नहीं चाहिए। मैं भी पार्टी की सदस्यता की शपथ से बंधा हुआ हूँ। अगर मैं पार्टी की सदस्यता की शपथ से बंधा हुआ नहीं और 2 मिनट में मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे अनुशासनहीनता है। सच्चाई कहना भी कई बार अनुशासनहीनता बन जाता है। मैं अपने आप को उससे मुक्त नहीं कर सकता। मैं पार्टी की परिभाषा और सिद्धांतों से बंधा हुआ हूँ। जब तक बंधा हुआ रहूँगा, इसलिए मैं व्यक्ति विशेष की चर्चा ही नहीं करता। आपके बारे में तो ये माना जाता है आप किसी बंधन में उस तरह से रहते नहीं हैं। रह गया ना, अब गलती समझो, अच्छा ही सब पार्टी में हूँ, पार्टी की परिभाषा से मुक्त नहीं हूँ। इसलिए आज तक मैंने पार्टी के किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं की। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, अगर पार्टी के सिद्धांतों की कोई हत्या करेगा तो मैं कस के उसके विरोध में बोलूँगा। इंतजार कर रहा हूँ, समय आने तो वो ही बोलना पड़ेगा। आज की तारीख में मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर एक बंद मुट्ठी की तरह इकाई में बंधी हुई है। मैं नहीं चाहता कि इसकी कोई उंगली कमज़ोर हो, फिर भी अगर होगी तो कहा भी जाएगा। नहीं, पर ये ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा है? उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये कि वाकई आप है आपका जो एसोसिएशन है लोगों से, पार्टी विचारधारा से, और दूसरा ये है कि चंद्रराज सिंघवी के लिए कोई शायद नई भूमिका लिखी जा रही है, इसलिए चंद्रराज सिंघवी इस वक्त में वही उसके बारे में पार्टी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते। नहीं, वो कोई मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी भूमिका मेरे जीवन में मुझे दे दे, सरस्वती ने जो भूमिका मुझे दी है उससे बड़ी भूमिका कोई दे ही नहीं सकता। अगर भूमिकाएं बड़ी होती तो किसी बड़े राजाओं का नाम होता, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम नहीं होता, किसी और बड़े आदमियों का नाम होता, तुलसी का नाम नहीं होता। भूमिका क्या होती है? जिसको माँ सरस्वती का वरदान मिल जाए ना, उससे बड़ी भूमिका दुनिया में कोई दे नहीं सकता उसको। आज भी 1000 विद्वान और पैसे वाले रहते हैं, सरस्वती पुत्र की महिमा होती है, भगवान देता है मेरे को, वो संबंध है मेरे पास। मैं सरस्वती का पुत्र हूँ और सरस्वती को ही मैं सर्वोत्तम मानता हूँ। जहाँ तक संघर्ष है वो मैंने महादेव से सीखा है। मैं भोलेनाथ शिव शंकर के माँ मृत्युंजय का रोज जाप करता हूँ, समझे आप, और मैं जटा कटा भी पढ़ता हूँ। मैं भगवान और चरित्र का सिद्धांत है, मैं कट्टर जैनी हूँ। अहिंसा परमो धर्म। मैं महावीर स्वामी से महादेव से महावीर स्वामी तक सबकी पूजा करता हूँ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और जिस हमारे जैनियों में एक कहावत है जो आपके भी लागू होती है कि जे पावे संतोष धन सब धन दूध समान। इसलिए मैं राजनीति को मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं मानता। मेरा विषय है, भाग लेता हूँ। राजनीति में संतोष आ जाना चंद्रराज जी, ये तो थोड़ा सा, करोड़ों में एक आदमी को होता है। ये तो महत्वाकांक्षाओं पे विराम लगाना। हाँ, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। क्या दोगे 82 साल की उम्र में महत्वाकांक्षा आप मेरे को? आपसे जूनियर है, वो गवर्नर बन गए। तो बाद में मेरे सीनियर घर भी तो बैठे हैं कहीं। क्या बात है, मैं इच्छा रखता ही नहीं। मैं जो आदमी मेरे अब सबको देखो आप, मैं जनता दल युग राष्ट्रीय महासचिव रहा, मैं कांग्रेस का महासचिव रहा, मेरे अंडर में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जो खड़े रहा करते थे। मैं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा। मैं कांग्रेस में कैबिनेट रैंक पर मुझे हरदेव जोशी ने बनाया। भाजपा में मुझे वसुंधरा ने कैबिनेट, क्या सब मेरे लिए है क्या पद? एम आई द ओनली सोल कॉन्ट्रैक्टर? उमा भारती की पार्टी का मैं उपाध्यक्ष रहा। लेकिन लोग ये कहेंगे ना सर कि सारी पार्टियों में आप रह लिए, इसलिए फिर भाजपा सोच रही है कि फिर चंद्रराज जी हैं वो शायद उनका आगे हम किस तरह उसमें लें, क्योंकि आज तक मैंने एक भी पार्टी छोड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में छोड़ी नहीं, मुझे निकाला गया था।
बसपा के अंदर मायावती ने कहा, मायावती कुर्सी पर बैठती थी और ज़मीन पर लोग बैठते थे, इसलिए मैं नहीं रह पाया। वहाँ हनुमान और राम को गालियाँ दी गई, इसलिए मैं नहीं रह पाया। एक पार्टी बताओ जिसको मैंने छोड़ी है। अब पार्टियाँ निकालती है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता होते हैं वो हीन भावना से पीड़ित होकर निकाल देते हैं, तो मैं अपील नहीं करता। भाजपा ने निकाला, मैंने कभी अपील नहीं की। कांग्रेस में सबसे बड़े पद पर मैं था, दिग्विजय मेरे अंडर में था, कमलनाथ था, जोगी था, मैंने कभी हटने के बाद में शिकायत नहीं की। गहलोत से नहीं बनी। मैं एक बात जानता हूँ, हर आदमी को अपनी इच्छाओं पर स्वयं प्रतिबंध लगाना चाहिए। अपने आप की जो प्राप्तियों पर स्वीकृति होनी चाहिए। जिसका विगत बढ़िया होता है वो भविष्य की चिंता नहीं करता है। मैं विगत से संतुष्ट नहीं, भविष्य की चिंता नहीं करता हूँ। अब कोई जिम्मेदारी दे दे तो कुछ भी दे दे, क्या जिम्मेदारी देंगे पूछो आप मोदी जी को। मैं मना थोड़ी करूँगा, कुछ भी कहो ना मेरे को। मैं सिपाही नहीं हूँ तो मैं आर्मी में भी जाने को तैयार हूँ। इससे ज़्यादा क्या चाहते हो सेक्रीफाइस। किरोड़ी लाल जी के लिए क्या डिप्टी सीएम का पद तो मिलना ही चाहिए इस बार, कम से कम? पद कोई भी मिल जाए, किरोड़ी लाल के कद से बड़ा पद नहीं होगा, इतना मैं जानता हूँ। देखा आपने इनके तेवर, इनके अंदाज और एक लंबा राजनीतिक अनुभव, और उस अनुभव का निचोड़ जिस रूप में दिलचस्प तरीके से वो पेश करते हैं। इनके अपने एनालिसिस हैं, इनके अपने प्रेडिक्शन है, और उसको लेकर राजस्थान की राजनीति में जब भी वो बोलते हैं कुछ न कुछ चर्चा हो जाती है। अब देखते हैं, अब जब मंत्रिमंडल फेरबदल, दिल्ली के अंदर तमाम सरकार के मंत्री पहुंचे हैं, इस वक्त चंद्रराज जी बोले हैं और किस रूप में बोले हैं, सब आप सुन रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपकी राय क्या है। देखते रहिए पंजाब केसरी। सहयोगी सौरभ और कृष्ण के साथ में विशाल सूर्यकांत, जयपुर।